कोई भी हो, तो सरकार के टैक्सेस कैसे कम हो, इसके लिए सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं। मेरा झगड़ा ये रियल एस्टेट के मूल सिस्टम से है। आप लोगों ने जो बातें कही उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने चिट्ठी भी लिखी है, मैं आने वाले दिनों में प्रयास भी करूँगा। एक बात को हम सब लोगों ने समझना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कॉरपोरेशन हो, ये पब्लिक जो टैक्सेस देती है उसके ऊपर से चलता है सारा। अब ये टैक्सेस कहाँ जाता है? कभी कभी लोग बोलते हैं इतना पैसा हम देते, तो कहाँ जाता है ये सारा पैसा? आज कॉरपोरेशन का खर्चा 1 रुपया अगर आप टैक्स देते हो तो उसमें से लगभग 65% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे और पगार देने में चला जाता है। यानी आप कुछ मत करो, पैसा जमा करो टैक्स का, 1,40,000 से भी ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी है, उनको पगार दो और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में 65 रुपये में से पैसा चला जाता है। 35 पैसे में डेवलपमेंट करना होता है, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट जो भी काम होता है वो ये 35 पैसे में। स्टेट गवर्नमेंट का भी 62-63% है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसी तरह से है। अब ये जीएसटी का जो मामला है, ये ना तो कोई निर्मला सीतारमण जी के हाथ में अकेले के है, ना तो मोदी जी के अकेले है। जीएसटी का एक काउंसिल बना है, सारे राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं और सारे लोग मिलकर तय करते हैं। केंद्र सरकार ने सिर्फ स्टैंप पे मारना है। मैं ये बात ये इस तरह से नहीं पुटअप करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई यहाँ पर बहुत अन्याय होता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी बात रखेगी, लेकिन सारे राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर उसको सपोर्ट करेंगे तो ये फिर ज़्यादा कम करना जो भी होता है। अब जितना टैक्सेस ज़्यादा आता है उतना स्टेट गवर्नमेंट को वापस आ जाता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई कम होगा तो हमारा शेयर कम हो जाएगा। 2014 तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जाता था उसमें से 32% रिटर्न स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। मोदी जी ने 2014 में आने के बाद में सुओ मोटो डिमांड किए बगैर 32 का रेशियो बढ़ाकर 42 कर दिया। 42% पैसे स्टेट को जाते हैं। मैं आपके बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही लगना चाहिए, क्योंकि जो अगर प्लॉट भी आप खरीदते हो तो आपने उसका प्लॉट खरीद कर दिया तो आपने उसका स्टैम्प ड्यूटी एक बार तो गवर्नमेंट को भर दिया, ये लगना चाहिए। लेकिन इसका जो लड़ने का जो तरीका है वो थोड़ा आप लोगों को आने वाले दिनों में बदलना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट टैक्स कम करना चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि गवर्नमेंट टैक्स कम करे, लेकिन मैंने गए महीने में एक वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें ये कहा था कि हमारे आर्किटेक्ट, हमारे रियल एस्टेट को चलाने वाले लोग, मेरे जैसे पॉलिटिशियन और सरकार, ये चारों लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो साहब 2-3 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट का तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली कम हो सकता है। अगर आप 500 फुट का घर लेते हो, समझो 3,000 रुपया भी पर स्क्वायर फीट कम हुआ, कितना 15 लाख हुआ। 15 लाख रुपया डायरेक्ट। गवर्नमेंट में भी एक कहावत है कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैसे यहाँ पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अभी डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसके पीछे कोई पड़ता ही नहीं है, कोई पड़ता ही नहीं है। रीडेवलपमेंट में लोग बिल्डर को पकड़ते हैं, बिल्डर 3 साल का भाड़ा देता है, चला जाते हैं और वो 3 साल के बाद में वापस 4था साल का भाड़ा लेने के जाते हैं। फ्लैट हमको जल्दी मिले इसका बहुत कम लोग कोशिश करते होंगे। मैं लोगों को समझाता हूँ, भाई तुम्हारा जीवन का एक ही तो चीज़ है, ये प्रॉपर्टी। मीडियम क्लास परिवार के पास है क्या है घर के अलावा? लेकिन ये 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30-30 हज़ार भाड़ा ने लोगों को अपना फ्लैट भुलवा दिया, क्योंकि 15,000 में फ्लैट मिल जाता है भाड़े से और यहाँ बिल्डर 30,000 रुपये भाड़ा देता है तो उसमें घर भी चलता है बहुत लोगों का। मैं कहता हूँ कि इसमें से इसको छोड़कर बिल्डर ने अगर 3 साल का भाड़ा दिया होगा तो 2 साल में हमको फ्लैट कैसे वापस मिले, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास बहुत आसान है। मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी डेवलपर नक्की करेगा, डेवलपर ने ये कंडीशन लोगों के सामने रखना चाहिए। मैं प्लान पुटअप कर दूंगा, मैं कॉर्पोरेशन का पूरा पैसा भर दूंगा ऑफिसर को, उसके बाद में जाके आप लोगों ने करवा के लेके आना है। जरा घुसने दो सबको बिल्डिंग प्रपोजल में, घुसने दो सबको कमिश्नर के पास कि प्लान पास क्यों नहीं करते हैं, सबको पूरा होने के बाद में भी, लेकिन नहीं होता है। और ये सब दुकानदारी चालू है। ये मुंबई शहर आने वाले दिनों में कहाँ जाकर रुकेगा ये मुझे पता नहीं। मैं बहुत ईमानदारी से बात करता हूँ। मैं तरुण भाई अगर भाषण करेंगे तो मैं रुकने को तैयार हूँ, हरीश भाई अगर भाषण करेंगे तो मैं रुकने को तैयार हूँ। साफ परिस्थितियाँ यहाँ तक पहुँच गई है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करके देने के लिए काम करना चाहिए। उसने बिल्डर का प्लान अगर ऑफिसर पास नहीं करता तो उसके लिए उसने काम करना चाहिए।
लेकिन मुंबई शहर में सिस्टम ये डेवलपमेंट हुआ है कि जब तक मेरा फ़ोन नहीं आएगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देना नहीं है, ये सिस्टम डेवलप हुआ है। और ये सारा लोड आप लोग के ऊपर आता है, ये आप लोग के ऊपर आता है। आई एम ऑन रिकॉर्ड, मेरी बात को लोग सुन रहे हैं। मेरे पार्टी के भी कोई अगर करते होंगे तो तरुण भाई खड़ा होकर बात करो, आप खड़े होकर बात करो। आप में हिम्मत नहीं, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसलिए आने वाले दिनों में अगर सही किसी को न्याय देना है तो ये सिस्टम को बंद करने के लिए काम करिए ना साहब। गवर्नमेंट तो करेगी, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 3,000 रुपये ऑटोमेटिकली काम आपका हो सकता है काम साहब। गुजरात में अमुक दिन के अंदर प्लान पास हो जाता है, पालघर में अमुक दिन के लिए पास हो जाता है, नई मुंबई में अमुक दिन में पास हो जाता है। यहाँ पर तो साहब महीने लग जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आर्किटेक्ट और ये रियल एस्टेट को चलाने वाले भी लोग आज तक मेरे पास कभी आकर बोलते नहीं है कि साहब 3 महीना हो गया, पूरा पैसा भर दिया है, लेकिन वो ऑफिसर मेरा लास्ट साइन करता नहीं है। ये कहने के लिए आता है, वो ये इसलिए नहीं आते हैं कि ये एक फ्लैट का अगर एक प्रपोजल का मैं शिकायत गोपाल शेट्टी के पास जाऊंगा तो मेरे 6 और प्रपोजल इनके पास पड़े हैं, वो अटका देगा। मैं आपको पूछता हूँ कैसा अटका देगा? ऐसा उसके पास कौन सी ताकत है अटकाने के लिए? उसके पास कोई ताकत नहीं, ऑफिसर के पास, पॉलिटिशियन के पास कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। लेकिन ये सहन करने की जो आदत हम सब लोगों को हो गई है, ये सहन करते में आप लोग जो भी कमाते हो ये सारे सिस्टम के लोगों के घर पे पैसा चला जाता है और आप परेशान के परेशान हो। और फिर इस प्रकार के सिस्टम में से हम जैसे लोग आकर आप लोगों के सामने कुछ बातें कहते हैं, आप लोग को लगता है यही हमारा माँ बाप है। ये लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रयास हो रहा है। मैं भी आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने अभी इन दिनों में छेड़ा है। ये ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम का एक व्यवस्था हम लोगों ने खड़ा कर दिया, मैं सम्मान करता हूं उनका। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश की हरियाली के बारे में चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन मुंबई शहर में आज 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। आई एम ए नॉन एजुकेटेड पर्सन। मैं जो कुछ भी भाषा बोलता हूं आप लोगों ने मुझे सिखाई है, उसके आधार पर बोलता हूं। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास डिग्री है आप लोगों की समस्याओं को जानने का, पहचानने का। आप कहे बिगर भी आप अभी क्या सोचते हो ये परखने की ताकत ये 40 साल में मुझे प्राप्त हुआ है। मुंबई शहर में अगर झोपड़पट्टी पूरा डेवलप हो जाता है तो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट क्लियर हो जाता है। लेकिन ये ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं नहीं, हमारे से पूछे बगैर आप परमिशन मत दो। केंद्र सरकार ने 1.5 लाख का किया था, 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तक परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले ने प्रॉब्लम कर दिया, 20,000 तक आ गए। अब हम 50,000 करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी अड़ंगा डालेंगे आने वाले दिनों में। कितने लोगों को लगता है यहाँ पर है कोई बुद्धिमान आदमी? झोपड़पट्टी को अगर हम बिल्डिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो एनवायरनमेंट कम होगा क्या बढ़ेगा? कम होगा ना, है ना? क्लियर बात है, एनवायरनमेंट कम होगा। लेकिन इसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल बैठा है और इधर कमेटी बनी है, हाई पावर कमेटी बना है, उसमें सारे IAS ऑफिसर्स है। क्या चल रहा है ये? इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। एक टैक्सेस कम करने के लिए आप पीछे पड़िए साहब, लेकिन ये सब जो 10 प्रॉब्लम है ना, ये आप लोग अगर सब लोग मिलकर लड़कर इसको ठीक ठाक करेंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आप सामने से जाकर कहेंगे मोदी जी को या तो जो भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को, साहब और 5% टैक्स बढ़ाओ, ये आप कहेंगे। आप टैक्स पर 5% टैक्स और बढ़ाओ इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको सुविधा मिलेगी, है ना? आपको सुविधा मिलेगी आने वाले दिनों में। तो इस प्रकार के भी सारे बातों के बारे में हमको काम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। मैं नई मुंबई के पुलिस कमिश्नर के बारे में धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। उनके एक मैटर में मेरा मत बहुत अलग था। मिलिंद बारंबे जो यहाँ पर क्राइम के एडिशनल कमिश्नर के रूप में काम करते थे, अब वो नई मुंबई के पुलिस कमिश्नर बन गए। उन्होंने 3 दिन के पहले 3 पुलिस वालों को रिश्वत लिया, इसलिए उन्होंने एक्शन लिया है। बहुत दिन के बाद में हमको ये सुनने के लिए मिला, बहुत दिन के बाद में हमको ये सुनने के लिए मिला। हमारे मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त तो इकबाल चहल साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, कोविड में बहुत अच्छा काम किया, मैंने उनका अप्रिसिएशन भी किया। लेकिन कोई ऑफिसर के ऊपर आप एक्शन लेते नहीं हो तो ये सिस्टम कैसे सुधरेगा? आप लोग जाकर बोलते क्यों नहीं हो कि इनके ऊपर एक्शन लो करके? जब तक ये सिस्टम को हम ठीक ठाक नहीं करेंगे तब तक ये कुछ होना नहीं है। पॉलिटिशियन लोग भी अगर करप्शन करते हैं तो उसके बारे में भी किसी ने आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। तब आवाज़ उठाने की बात तो दूर है, ये 500 रुपये का बुके देकर सम्मान किया जाता है, फिर ये वीडियो व्हाट्सएप करके डाला जाता है। तो काय के लिए कोई अपने आप को सुधारेगा? वो गड़बड़ घोटाला ही करेगा ना। गड़बड़ घोटाला जितना करता है
उसका वैल्यू और ज़्यादा हो जाता है। मैंने देखा इस मुंबई शहर में, मैं नाम ले लूँगा अभी, आप बोलो आप बोलो कि तो मैं नाम दे दूँगा, लेकिन 2 नाम आपको भी फिर बाद में बोलना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा करप्शन करता है उसका उतना सम्मान ज़्यादा है, जितना ज़्यादा ऑफिसर पैसा लेगा उसका उतना वैल्यू ज़्यादा है। अब ये सिस्टम में आप लोग तरुण भाई काम करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, कैसे चलेगा? ये तरुण भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं लड़ के एक प्लॉट का परमिशन लिया, रोड में से उसका 1500 फुट जगह बच गया, वहाँ पर चला गया। अब वो 1500 फुट का जगह बचा था, वो कोई भी एंक्रोच करेगा, इसलिए उसके एक रिश्तेदार दोस्त ने कहा कि साहब ये मुझे दे दो। उसने बोला ले लो। उसने कहा कि मैं कुछ ना कुछ इधर व्यवसाय करूंगा। उसने बोला 150 फुट का 2 दुकान बना दिया। हमारे पॉलिटिशियन लोगों ने उसको कंप्लेंट करके तुड़वा दिया। जिसने बनाया वो मेरे पास आया, ये आप उनको समझा। मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, मेरे पार्टी के लोग होंगे तो भी मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, मैं आपको परमिशन लेके दे दूंगा। मैंने उनको परमिशन लेके दिया, मैं उससे भी खुश नहीं हूँ। 28 लाख रुपया सिर्फ 750 फुट का परमिशन के लिए उसको भरना पड़ा। तरुण भाई को आर्किटेक्ट का चार्ज दिया होगा अलग, यानी एक 1500 750 फुट का परमिशन लेने के लिए कॉर्पोरेशन ने 28 लाख रुपए लिया, उसमें भी मेरा जैसा ऑफिशियल, ऑफिशियल, उसमें भी मेरे जैसा व्यक्ति पढ़ने के बाद में। तो कैसे ये व्यवस्था सुधरेगा? एक जगह पे लोग इलीगल बनाते हैं, एक जगह पे आपने परमिशन देने की व्यवस्था बनाई नहीं है। आर्किटेक्ट लोग के पास समय नहीं है, क्योंकि इनके पास इतने सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। कौन हो झोपड़पट्टी वाले का 200-500 फुट का घर अगर उसको बनाएगा, उसको कौन मदद करेगा? कोई नहीं करता उसको। तो बहुत सारे बैकलॉग है ये रियल इस्टेट के बारे में। हम सबको इसको आने वाले दिनों में क्लियर करना पड़ेगा, और ये क्लियर करने के लिए सरकार के साथ में भी लड़ो, आने वाले दिनों में बिल्डिंग प्रपोजल के बारे में भी लड़ो, पॉलिटिशियन के बारे में भी लड़ो साहब। आप लड़ेंगे तो ये आएगा। मैं इस सब सिस्टम में रहूँगा तो भी आपके ये इस प्रकार के प्रोग्राम को अटेंड करने का प्रयास करूँगा। मैं नहीं रहूँगा तो भी मैं आऊँगा। अगर मैं नहीं रहता हूँ तो मैं बहुत खुलकर आने वाले दिनों में जो सिस्टम को मैंने इतने साल में देखा वो सबको एक्सपोज करने का काम मैं करूँगा। आने वाले दिनों में मैं उसको एक्सपोज करने का काम करूँगा। कुल मिलकर आपको ही भला हो जाएगा, आपका ही भला हो जाएगा। तो मैं सुनील जी का फिर एक बार अभिनंदन करना चाहूँगा। आपने एक अच्छा काम किया है। आप सब लोग मुझे शुभेच्छा दे दो। ये 50,000 मीटर का अगर हो जाता है तो ये रियल जो डेवलपमेंट करने वाले हैं ना, छोटे छोटे बिल्डिंग, इसका हो जाएगा। बिल्कुल मैं एक विषय को लेकर लड़ रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्लस्टर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने लाया, छोटे छोटे प्लॉट डेवलप नहीं होते थे, इसके लिए लाया। अब जहाँ पर एक FSI से कम भी हुआ है, योगी नगर जैसा लेआउट, वहाँ पर लोग क्लस्टर डेवलपमेंट ला रहे। साहब अभी का पॉपुलेशन, दूसरा FSI का वो पॉपुलेशन, क्लस्टर डेवलपमेंट का FSI का उसका पॉपुलेशन, ये सारा लोड हो जाएगा तो क्या होगा बोरीवली आने वाले दिनों में मुझे पता नहीं साहब। फिर वापस पाइपलाइन डालने के लिए पूरे रास्ते खुदे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रिक का केबल डालने के लिए सारे रास्ते खुदे जाएंगे। आपको यही हालत में जीना है, आपको यही हालत में जीना है। बिल्डर बोलता है कि मेरा काम नहीं हो देखने का, आर्किटेक्ट कहता है कि वो मेरा काम नहीं देखने का, वो सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी कहता है कि मैं लोगों को 50% ज़्यादा दिला रहा हूँ, वो कहता है कि मुझे देखने का नहीं। टोटलिटी में कौन देखेगा शहर के बारे में? कौन देखेगा टोटलिटी में शहर के बारे में? आप FSI बढ़ाइए, लोगों को ये बंधन डालिए। आप अगर 500 फुट का है तो आप 1000 फुट का ले लो, उसको 500 फुट का बैंक में से लोन दिलवा करवा के दे दो, वो काम करके उसके बच्चे काम करके भर देंगे। 500 फुट का प्रॉपर्टी डबल होकर 1000 फुट तो हो जाएगा ना। लेकिन एक नया आदमी को और आने की व्यवस्था मत करो। तो आप मुझे कैच कर रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? 1000 फुट वाले को 2000 फुट का घर दिला दो। टैक्सेस को आने वाले दिनों में कम करने का कैसा असेसमेंट का, उसके बारे में बातचीत करिए, सोचिए। अब ये मिडिल क्लास के लोगों को 500 फुट का असेसमेंट कम कर दिया, ओके। अब ये 300 फुट का जो असेसमेंट का, ये जो 300 फुट का घर बेच रहे हैं उसको अभी स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। इनका डिपार्टमेंट अलग होगा तो भी वो ऑफिसर तो है। मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चों के साथ में 300 फुट के घर में रह रहा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा हो गया, उसको काम मिल गया, वो 500-1000 फुट का तो फ्लैट नहीं ले पा रहा, लेकिन वो दूसरा 300 फुट का ले रहा है। तो क्या वो 300 फुट को बेचने वाले को और ये 300 फुट का लेने वाले को 1 लाख रुपया लेके उसका ट्रांसफर हो, इस प्रकार का हमने सिस्टम नहीं बनाना चाहिए? अब उसको 500 फुट का 5% स्टैम्प ड्यूटी देने के लिए भी फिर वापस वो ऑफिसर को, ये ऑफिसर को, फिर वो पूरा करके आने के बाद में फिर गवर्नमेंट के साथ में हम सब लोग लड़ते हैं। लेकिन वापस वो सोसाइटी के लोगों ने और एक कायदा बना के रख दिया। कोई बोलता है 25,000 रुपये भरो मेंबर बनने के लिए, कोई 50,000 रुपये भरो मेंबर बनने के लिए। कोई कोऑपरेट नहीं करता है। दूसरे से सब कम होना चाहिए, लेकिन जो मेरे अधिकार में है मैं एकदम सिंप्लीफाई करूं, इसको कोई नहीं मानता है।
इसके लिए एक दूसरों के प्रति जो भावना, जो अपनापन होना चाहिए, ये सारा खत्म होते जाता है। पैसा हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है, लेकिन साहब अपनापन की जो भावना है घर परिवार के साथ में भी खत्म हो गया है ना। घर परिवार के साथ में भी खत्म हो गया, बाकी सारे लोगों के साथ में तो दूर की बात है। तो बातें बहुत है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन मेरे पास समय कम है, फिर कभी एकत्रित करो। बिल्कुल, मैं आप लोगों को सिस्टम क्या है वो समझाने का प्रयास करूंगा। कोई टैक्स का, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये टैक्स, वो कुछ मत करो, बातें करेंगे हम लोग, है ना। तो उसमें से भी बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलेगा। जो नॉन कॉर्पोरेशन आज देखा गया है सोसाइटियों में, और उस नॉन कॉर्पोरेशन के बीच में गोपाल जी इस तरह से घुस के मदद करते हैं लोगों की, एक उदाहरण है गुणवंत सोनी जी, भैरवी सोसाइटी में। चलो एक मिनट, मैं मुद्दा समझ गया। अभी इनको शुभेच्छा दे दो कल। कितना बड़ा मैंने रिस्क लिया ये है, बहुत बड़ा मैटर है गोपाल जी। एक मिनट, मेरे पास समय नहीं है, कुछ गलतियां इनकी भी होगी, लेकिन छोड़ दो उसको, मैं यहाँ पर अभी उजागर नहीं करता हूँ। बिल्डर चला गया, आधा पौना बिल्डिंग इन्होंने बना लिया, 2 माला सिर्फ बाकी है, बिल्डर भाड़ा देना बंद कर दिया। ये सारे लोगों ने आकर उसका पोजीशन ले लिया, कुछ लोगों ने पोजीशन ले लिया। अब जो दूसरे हैं उनको पोजीशन नहीं मिलता, इसलिए वो कोर्ट में गए। ये स्मॉल कोर्ट कोर्ट में हार गए, विदाउट ऑक्यूपेशन पोजीशन लिया है। ये हाई कोर्ट में हार गए, ये डबल बेंच में गए, वहाँ पर भी हार गए। 31 तारीख को सब घर खाली कर दो, बाकी उसको दूसरा जो आदमी आएगा उसको बनाएगा, इस प्रकार का निर्णय हो गया। अब ये मेरे पास आए, अब मैं तो कॉम्प्लिकेट केस हाथ में लेता हूँ। अब हमने प्रयास करके हमारा केस एडमिट भी हो गया, और मुझे 99% होप है कि हमको कल स्टे मिलेगा। उसका कारण ये है कि विदाउट ऑक्यूपेशन बहुत सारे लोगों ने पोजीशन ले लिया। अगर वो ऑर्डर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो सारे लोग कल जाएंगे। इसका भी ऑक्यूपेशन RT 21 बहुत सारे पड़े हैं मुंबई में, जिनको बाहर निकालो, बाहर निकालो। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एक बहुत अलग चीज़ है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जब पहली बार बनाया कायदा, तो बिल्डर ने सब कॉम्प्लायंस पूरा करके आपको दे, इसके लिए वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का एक कंडीशन डाला गया था। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से आपका फ्लैट से कोई लेना देना नहीं है। आपने 500 फुट का पैसा भरा है, आपको 500 फुट का फ्लैट मिलना चाहिए, उसमें से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए ये विषय पे भी बहुत हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बोला है कि बिना OC के रहना कोई पाप नहीं है। बिल्कुल, आई एम द ओनली पर्सन। मैं कह रहा हूँ कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ है, और फ्लैट का आपका परचेज करना ये एक अलग चीज़ है। अब डीम कन्वेंस, अब नियम बन गया उन दिनों में, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, ऑफिसर लोगों ने अगर बनाया तो अच्छे के लिए बनाया था, लेकिन डीम कन्वेंस और बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स से कोई लेना देना नहीं है। कन्वेंस किस चीज़ का होता है? 20 लोगों ने मिलकर एक फ्लैट ले लिया, 20 लोगों ने पोजीशन ले लिया, 20 लोगों का वो जमीन उसके नाम पे हो जाना चाहिए। अब ये डीम कन्वेंस तब होगा जब आपके पास ऑक्यूपेशन होगा। ऑक्यूपेशन से कुछ लेना देना नहीं है भाई। ऑक्यूपेशन एक कंडीशन डाला गया था। कोई कहेंगे कि ब्लैक पैंट के ऊपर व्हाइट शर्ट अच्छा है, तो एक बन गया, अच्छा है तो अच्छा है। शर्ट ऊपर भी पहन सकते हो, शर्ट इनके अंदर भी कर सकते हो। फॉरेन में तो टाई कोट कंपलसरी है। एक ह्यूमन लाइफ को ठीक ठाक दिखने के लिए क्या हो सकता है, उसका एक नियमावली बनाया। वैसा बिल्डिंग पूरा होने के बाद में सारे कॉम्प्लेक्स पूरा करके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट उसको मिलना चाहिए, इसका एक नियम बन गया। लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं, इसका मतलब अपने ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए, ये कोई नहीं है। बंधन है उसका कॉर्पोरेशन का, क्यों? अच्छे के लिए वापस। लेकिन कोई कारण से नहीं होता है तो आप कितना दिन फ्लैट को बंद रखोगे? इसलिए अलग अलग चीज़ें हैं, इसको मिक्सअप करके लोगों को हैरान परेशान कर दिया। तो चलाइए इसको आप। मैं चाहूँगा कि कमिश्नर साहब, मेरे लायक जो मुद्दा होगा आप मुझे बताइए। मैंने ऑलरेडी चिट्ठी पहले लिखी है, मैं और लिखूंगा। लेकिन कुल मिलकर सरकार के साथ तो लड़िए, सरकार, मैं भी सरकार हूँ, सरकार के साथ में लड़िए, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से बहुत सारे पैसे आप लोगों के जाते हैं, उसके लिए भी कुछ लड़ने का प्रयास करो। ठीक है? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना, लड़िए। बिल्डर को कोई सपोर्ट नहीं करता है, ऑफिसर सपोर्ट नहीं करता है, पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। बिल्डर कंगाल हो जाता है। बिल्डर कंगाल होने के बाद में बिल्डर का बहुत नुकसान नहीं होता है। आपके पास से पैसा लेकर उसने सारा एंजॉय कर लिया है, लेकिन नुकसान फिर वापस घूम फिर के आपका ही होता है, आपका ही होता है ना। आपने ये बिल्डर को बदले करके दूसरा लाया, आपका ही होता है। इसलिए इन सारे बातों को समझो और उसके बाद में प्रयास करो। आगे आप में से कोई भी रीडेवलपमेंट में जाएगा, बिल्डर डालेगा या नहीं डालेगा, एक कंडीशन और आप डाल दीजिए कि आपने प्लान पुटअप करके सारा कॉर्पोरेशन का पैसा भर के अगर 8 दिन में वो आपको अप्रूवल नहीं देता है तो आप हमको बताइए। मैंने एक नया स्कीम बनाया। बिल्डर ने क्या करना चाहिए? तब एक 5,000 रुपये का बस हायर कर लेने का।
5,000 के बस में, मैं ये भी आप लोग के भला के लिए कर रहा हूँ आने वाले दिनों में, वो सोसाइटी के 50 लोगों को बिठाकर बिल्डिंग प्रपोजल लेके जाने का। मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग फिर कंपटीशन हो जाएगा, जो बस में आएगा उसको दोपहर का खाना भी खिलाओ, 1,000 रुपया रोकड़ा भी दे दो। अभी कोई नहीं आएगा, उसको दोपहर का खाना भी खिलाओ, 1,000 रुपया रोकड़ा भी दे दो। ये 50 लोग आ जाएंगे, 50 लोग जाके वो ऑफिसर को पूछने का आप क्यों नहीं कर रहे हो। आपको लगता नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और इनका भी नुकसान नहीं मैं कर रहा हूं बिल्डर का। बिल्डर जो ऑफिसरों को पैसा देता है वो पुण्य कर दो, 50 लोग को भोजन खाएंगे और एक प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, है ना। हाँ, ये करेंगे तो ही साहब आने वाले दिनों में सुधारा होगा। अंत में एक बात बताता हूँ, आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल हुआ है, एक टैक्स पेयरों की कमेटी बन रही है, पढ़ा होगा कल आप लोगों ने। ये टैक्स पेयर के पास से पूछे बगैर पॉलिटिशियन लोग कुछ भी मुफ्त में किसी को भी दे नहीं सकते। भैया पैसा आपका है और कोई भी निर्णय देता है ये मुफ्त में दूंगा, वो मुफ्त में दूंगा। आप मुफ्त में कुछ मांगे भी मत और आप मुफ्त में कुछ दीजिए भी मत। ये मोड़ पे हमको आने वाले दिनों में जाना पड़ेगा, तब हमारा देश आगे जाएगा, है ना। चंद्रमा पे यान तो चला गया, लेकिन उसके आगे का काम आपको और मुझे करना है साहब आने वाले दिनों में, तब ये होगा। हाँ, थोड़ी लड़ने का जज्बा रखो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।